एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम सब पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी जियोग्राफी क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1। यह हमारी पहली पुस्तक है, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1, मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। मानव भूगोल की प्रकृति और उसका विषय क्षेत्र। यहाँ पे कुछ जानकारी दी गई है जो भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत की बुक पढ़ी थी हमने, उससे रिलेटेड कुछ बातें कही गई हैं, तो इसको हम स्किप कर देते हैं। अपने बुक में आप लोग देख लीजिएगा। तो जो चीजें इंपॉर्टेंट है हम सिर्फ उन्हें देखेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, कहा गया है कि आपको इस तथ्य का पहले से ही बोध होगा। पहले से ही बोध होगा कि एक विषय के रूप में भूगोल एक सरोकार पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना और उनके तत्वों का अध्ययन करना है, जिन्होंने मानव को पोषित किया है। अतः प्रकृति और मानव के अध्ययन पर बल दिया गया है। आप अनुभव करेंगे कि भूगोल में द्वैतवाद आया और इस आशय के व्यापक तर्क वितर्क आरंभ हो गए कि क्या एक विषय के रूप में भूगोल को नियम बनाने या सिद्धांतिकार यानी नेमोथेटिक अथवा विवरणात्मक, भावात्मक, भाव चित्रात्मक और इंडियोग्राफिक होना चाहिए। तो ऐसा कहा गया। उसके बाद क्या है कि क्या इसके विषय वस्तु को व्यवस्थित किया जाना चाहिए। इसके विषय वस्तु को क्या व्यवस्थित किया जाना चाहिए। इसके अध्ययन का उपागम प्रादेशिक अथवा क्रमबद्ध होना चाहिए। ये सब प्रश्न है जो कि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्या भौगोलिक परिघटनाओं की व्याख्या जो है सैद्धांतिक आधार पर होनी चाहिए अथवा ऐतिहासिक संस्थागत उपागम के आधार पर। ये बौद्धिक अभ्यास के मुद्दे रहे हैं। अंततः आप मूल्यांकन करेंगे कि प्रकृति और मानव के बीच वैध द्वैता है या नहीं, क्योंकि प्रकृति और मानव अविभाज्य तत्व हैं और इन्हें समग्रता में देखा जाना चाहिए। यह जानना रुचिकर है कि भौतिक और मानवीय दोनों परिघटनाओं का वर्णन मानव शरीर रचना विज्ञान के प्रतीकों का प्रयोग करते हुए रूपकों के रूप में किया जाता है। हम सामान्यतः पृथ्वी के रूप, तूफान की आंख, नदी के मुख, हिम नदी के जो प्रोत होती है नासिका, जल डमरू मध्य की ग्रीवा और मृदा की परिच्छेदिका का वर्णन करते हैं। इसी प्रकार प्रदेशों, गांवों, नगरों का वर्णन जीवों के रूप में किया गया है। जर्मन भूगोलवेत्ता राज्य देश का वर्णन जीवित जीव के रूप में करते हैं। सड़कों, रेल मार्गों और जल मार्गों के जाल को प्रायः परिसंचरण की धमनियों के रूप में वर्णन किया जाता है। क्या आप अपनी भाषा से ऐसे शब्दों और अभिव्यक्तियों को एकत्रित कर सकते हैं? अब मूल प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या हम प्रकृति और मनुष्य को पृथक कर सकते हैं, जबकि वे इतनी जटिलता से आपस में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे कुछ मानव भूगोल की परिभाषाएं दी गई हैं अलग अलग भूगोलवेत्ताओं के द्वारा। इसको देख लेते हैं। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, रेटजेल के द्वारा कहा गया है। ऊपर दी गई परिभाषा में संश्लेषण पर जोर दिया गया है। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। एलन सी सेम्पल के द्वारा कहा गया। सेम्पल की परिभाषा में शब्दों की गत्यात्मकता मुख्य शब्द है। हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना, ऐसा कहा गया है पाल विडाल डी ला ब्लास के द्वारा। मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के अंतर संबंधों की एक नई संकल्पना प्रस्तुत करता है, इसीलिए हम इसको मानव भूगोल के नाम से जानते हैं। तो अब देखते हैं मानव भूगोल की प्रकृति कैसी है। मानव भूगोल की प्रकृति, नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण तथा मानव जनित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन उनकी परस्पर अन्योन्य क्रिया के द्वारा करता है। आप अपनी क्लास 11th की पुस्तक थी भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, भौतिक पर्यावरणों के तथ्यों का अध्ययन कर चुके हैं। आप जानते हैं कि ये तत्व भू आकृति,
मृदाएं, जलवायु, जल और प्राकृतिक वनस्पति और विविध प्राणी जात तथा वनस्पति जात है। क्या आप उन तत्वों की सूची बना सकते हैं जिनकी रचना जो भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदत्त मंच पर अपने कार्यकलापों के द्वारा की गई है? तो इनकी सूची बना सकते हैं हम, क्योंकि सारे चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे देखते हैं। गृह, गांव, नगर, सड़कों और रेल का जाल, उद्योग, खेत, पत्तन, दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं तथा भौतिक संस्कृति के अन्य सभी तत्व भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदत्त संसाधनों का उपयोग करते हुए मानव द्वारा निर्मित किए गए हैं, जबकि भौतिक पर्यावरण मानव द्वारा बृहत स्तर पर परिवर्तित किया गया है, साथ ही मानव जीवन को भी इतने ही प्रभावित किए हैं। अब मानव प्रकृति का मानवीकरण, मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण, तो एक हमारी हेडिंग है, इसको देखते हैं हम। मनुष्य अपने प्रौद्योगिकी की सहायता से अपने भौतिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया करता है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि मानव क्या उत्पन्न और क्या निर्माण करता है, बल्कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि किन उपकरणों और तकनीकों की सहायता से उत्पादन और निर्माण करता है। प्रौद्योगिकी किसी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक होती है। मानव प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग से समझने के बाद ही प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया। उदाहरणार्थ, घर्षण और ऊष्मा की संकल्पनाओं ने अग्नि की खोज में हमारी सहायता की। इस प्रकार डीएनए और आनुवंशिकी के रहस्यों की समझ ने हमें अनेक बीमारियों पर विजय पाने के योग्य बनाया, जो कि टेक्नोलॉजी की वजह से हो पाया, योग्य बनाया। अधिक तीव्र गति से चलने वाले यान विकसित करने के लिए हम वायु गति के नियमों का प्रयोग करते हैं। आप देख सकते हैं कि प्रकृति का ज्ञान प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रौद्योगिकी मनुष्य पर पर्यावरण की बंदिशों को कम करती है। प्राकृतिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया की आरंभिक अवस्थाओं में मानव इसके अत्यधिक प्रभावित हुआ था। उन्होंने प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढाल लिया। इसका कारण यह है कि प्रौद्योगिकी का स्तर अत्यंत निम्न था और मानव के सामाजिक विकास की अवस्था भी आदिम थी। आदिम मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच इस प्रकार की अन्योन्य क्रिया को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा गया। प्रौद्योगिकी विकास की इन अवस्था में हम प्रकृति मानव की कल्पना कर सकते हैं, जो प्रकृति को सुनता था, उसकी प्रचंडता से भयभीत होता था और उसकी पूजा करता था। अब देखते हैं मानव का प्रकृतिकरण। मानव का प्रकृतिकरण। वेंदा मध्य भारत के अबूझमाड़ क्षेत्र के जंगलों में रहता है। उसके गांव में 3 झोपड़ियां हैं जो जंगल के बीच है। यहाँ तक कि पक्षी और आवारा कुत्ते, जिनकी भीड़ प्रायः गांव में मिलती है, यहाँ दिखाई नहीं देती। छोटी लंगोटी पहने हुए, हाथ में कुल्हाड़ी लिए, वह पेंडा वन का संरक्षण करता है, जहाँ उसका कबीला कृषि का आदिम रूप स्थानांतरित कृषि करता है। बेदा और उसके मित्र वन के छोटे छोटे जो टुकड़ों की जुताई के लिए जलाकर साफ करते हैं। राख का उपयोग मृदा को उर्वर बनाने के लिए किया जाता है। अपने चारों ओर खिले हुए महुआ वृक्षों को देखकर बेदा प्रसन्न है। जैसे ही वह महुआ, पलास और साल के वृक्षों को देखता है जिन्होंने बचपन से ही उसे आश्रय दिया, वह सोचता है कि सुंदर ब्रह्मांड का अंग बनकर वह कितना सौभाग्यशाली है। बिसर्पी गति से पेंडा को पार करके बेंदा नदी तक पहुंचता है। जैसे ही वह चुल्लू भर जल लेने के लिए झुकता है, उसे वन की आत्मा लोई लुगी की प्यास बुझाने की स्वीकृति देने के लिए धन्यवाद करना याद आता है। अपने मित्रों के साथ आगे बढ़ते हुए बेंदा गूदेदार पत्तों और कंद मूल को चबाता है। लड़के वन के गजहरा और कुचला का संग्रहण करने का प्रयास करते हैं। ये विशिष्ट पादप है जिनका प्रयोग बेंदा और उसके लोग करते हैं। वह आशा करता है कि वन की आत्माएं दया करेंगी, उसे उन जड़ी बूटियों तक ले जाएंगी। ये आगामी पूर्णिमा को मथाई अथवा जनजाति मेले में वस्तु विनिमय के लिए आवश्यक है। वह अपने नेत्र बंद करके स्मरण करने का कठिन प्रयत्न करता है जो उसके बुजुर्गों ने उन जड़ी बूटियों और उनके पाए जाने वाले स्थानों के बारे में समझाया था। वह चाहता है कि काश उसने अधिक ध्यानपूर्वक सुना होता। अचानक पत्तों में खड़खड़ाहट होती है। वेदा और उसके मित्र जानते हैं कि ये बाहरी लोग हैं जो इन जंगलों में ढूंढते हुए आए हैं। एक ही प्रवाही गति से बेंदा और उसके मित्र
मेंढा और उसके मित्र सघन मित्रों के बितान के पीछे अदृश्य हो जाते हैं और वन की आत्मा के साथ एकाकार हो जाते हैं। तो मार्क्स की कथा यानी मानव का प्रकृतिकरण आर्थिक दृष्टि से आदिम समाज से संबंधित एक घर के प्रत्यक्ष संबंधों का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसे अन्य आदिम समाजों के संबंध में पढ़े जो प्राकृतिक पर्यावरण के साथ पूर्णतः सामंजस्य बनाए हुए हैं। आप अनुभव करेंगे कि ऐसे सभी प्रकरणों में प्रकृति एक शक्तिशाली बल पूज्य सत्कार योग्य तथा संरक्षित है। सतत पोषण हेतु मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। समाजों के लिए भौतिक पर्यावरण माता प्रकृति का रूप धारण करता है। समय के साथ लोग अपने पर्यावरण और प्राकृतिक बलों को समझने लगते हैं। अपने सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ मानव बेहतर और अधिक सक्षम प्रौद्योगिकी का विकास करते हैं। वे वे की वे अभाव की अवस्था में स्वतंत्रता की अवस्था की ओर अग्रसर होती है। पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों के द्वारा वे संभावनाओं को जन्म देते हैं। मानवीय क्रियाएं सांस्कृतिक भूदृश्य की रचना करती हैं। मानवीय क्रियाओं की छाप सर्वत्र है। उच्च भूमियों पर स्वास्थ्य, विश्राम स्थल, विशाल नगरी प्रसार, खेल, फलोद्यान मैदानों व तरंगित पहाड़ियों में चारागाहें, तटों पर पत्तन और महासागरीय तल पर समुद्री मार्ग तथा अंतरिक्ष में उपग्रह इत्यादि। पहले के विद्वानों ने इसे संभववाद का नाम दिया। प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उनका उपयोग करता है। धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है तथा प्रकृति पर मानव प्रयासों की छाप पड़ने लगती है। यही होता है प्रकृति का मानवीकरण। तो आशा करते हैं यह अच्छे से समझ में आया होगा, यह वर्ड जो है प्रकृति का मानवीकरण। अब देखते हैं एक कहानी के माध्यम से और देखते हैं प्रकृति का मानवीकरण। जो ट्रांडहाइम के शहर में सर्दियों का अर्थ है प्रचंड पवने और भारी हिम। महीनों तक आकाश दीप्त रहता है। कैरी प्रायः 8 बजे अंधेरे में कार से काम पर जाती है। सर्दियों के लिए उसके पास विशेष टायर है और वह अपनी शक्तिशाली कार की लाइटें जलाए रखती है। उसका कार्यालय सुखदायक 23 डिग्री सेल्सियस पर कृत्रिम ढंग से गर्म रहता है। विश्वविद्यालय का परिसर जिसमें वह काम करती है कांच के एक विशाल गुंबद के नीचे बना हुआ है। यह गुंबद सर्दियों में हिम को बाहर रखता है और गर्मियों में धूप को अंदर आने देता है। तापमान को सावधानी पूर्वक नियंत्रित किया जाता है और वहाँ पर्याप्त प्रकाश होता है। यद्यपि ऐसे रुक्ष मौसम में नई सब्जियां और पौधे नहीं उगते। कैरी अपने डेस्क पर आर्किड रखती है और उष्णकटिबंधीय फलों जैसे केला और कीवी का आनंद लेती है। ये नियमित रूप से वायुयान द्वारा उष्ण क्षेत्रों में मंगाए जाते हैं। माउस की एक क्लिक के साथ कैरी नई दिल्ली में अपने सहकर्मियों से कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ जाती है। प्रायः वह लंदन की सुबह की उड़ान लेती है और शाम को अपना मनपसंद टेलीविजन सीरियल देखने के लिए सही समय पर वापस पहुंच जाती है। यद्यपि कैरी 58 वर्षीय है, फिर भी वह विश्व के अन्य भागों के अनेक 30 वर्षीय लोगों से अधिक स्वस्थ और युवा दिखती है। अब यहाँ पे देखिए, इसको पढ़ने के बाद क्या समझ में आया। तो अब इसके बाद समझते हैं कि आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी जीवन शैली कैसे संभव हुई। यह प्रौद्योगिकी है जिसके कारण ट्रांडहाइम के लोग व उन जैसे अन्य लोग प्रकृति द्वारा आरोपित अवरोधों पर विजय पाने के लिए सक्षम हुए हैं। क्या आप ऐसे अन्य कुछ दृष्टांतों को जानते हैं? तो इसको आप बता सकते हैं। भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने अपनी एक नई संकल्पना प्रस्तुत की जो दो विचारों, एक पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच मध्य मार्ग को परिलक्षित करता है। उन्होंने इसे नव निश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद का नाम दिया। आप में से जो शहरों में रहते हैं और जो नगर देख चुके हैं जरूर जानते होंगे कि चौराहों पर यातायात का नियंत्रण बत्तियों द्वारा होता है। लाल बत्ती का अर्थ है रुको, एम्बर। पीली बत्ती लाल और हरी बत्तियों के बीच रुककर तैयार रहने का अंतराल प्रदान करती है। और हरी बत्ती का अर्थ है जाओ। संकल्पना दर्शाती है न तो यहाँ नितांत आवश्यकता की स्थिति यानी पर्यावरणीय निश्चयवाद और न ही नितांत स्वतंत्रता संभववाद की दशा है। अर्थात इसका अर्थ है कि प्राकृतिक नियमों का अनुपालन करके हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यानी प्राकृतिक रूप से अगर हम नियमों का पालन करें तो हम अपना जो पर्यावरण है उसको बचा सकते हैं, उस पर विजय पा सकते हैं। उन्हें लाल संकेतों पर प्रत्युत्तर देना होगा और जब प्रकृति रूपांतरण की स्वीकृति देती है वे अपने विकास के प्रयत्नों में आगे बढ़ सकते हैं।
इसका तात्पर्य है कि उन सीमाओं में जो पर्यावरण की हानि न करती हो संभावनाओं को उत्पन्न किया जा सकता है, तथा अंधाधुंध रफ्तार दुर्घटनाओं से मुक्त नहीं होती, बल्कि विकसित अर्थव्यवस्थाओं के द्वारा चली गई मुक्त चाल के परिणाम स्वरूप हरित गृह प्रभाव, ओजोन परत, अवक्षय भूमंडलीय तापन, पीछे हटती हिम नदियां, निम्नीकृत भूमियां हैं। नव निश्चयवाद संकल्प संकल्पनात्मक ढंग से एक संतुलन बनाने का प्रयास करता है, जो संभावनाओं के बीच अपरिहार्य चयन द्वैतवाद को निष्फल करता है। अब समय के गलियारों से मानव भूगोल। अब देखते हैं समय के गलियारों से मानव भूगोल को समझते हैं। पर्यावरण से अनुकूलन व समायोजन की प्रक्रिया तथा इसका रूपांतरण पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न पारिस्थितिकी रूप से पारिस्थितिकी निकेत में मानव के उदय के साथ आरंभ हुआ। इस प्रकार यदि हम पर्यावरण और मानव की अन्योन्य क्रिया से मानव भूगोल के प्रारंभ की कल्पना करें तो इसकी जड़ें इतिहास में अत्यंत गहरी है। अतः मानव भूगोल के विषयों में एक दीर्घकालिक सातत्य पाया जाता है। यद्यपि समय के साथ इसे सुस्पष्ट करने के लिए उपागमों में परिवर्तन आया है। उपागमों में यह गत्यात्मकता विषय की परिवर्तनशील प्रकृति को दर्शाती है। पहले विभिन्न समाजों के बीच अन्योन्य क्रिया नगण्य थी और एक दूसरे के बारे में ज्ञान सीमित था। यात्री और अन्वेषक अपने यात्रा क्षेत्रों के बारे में सूचनाओं का प्रसार किया करते थे। नौचालन संबंधी कुशलताएं विकसित नहीं हुई थी और समुद्री यात्राएं खतरों से खाली नहीं थी। 15वीं शताब्दी के अंत में यूरोप में अन्वेषणों के प्रयास हुए और धीरे धीरे और लोगों के विषय में मिथक और रहस्य खुलने शुरू हो गए। उपनिवेश युग में अन्वेषणों को आगे बढ़ाने के लिए गति प्रदान की ताकि प्रदेशों के संसाधनों तक पहुंच हो सके और तालिका युक्त सूचनाएं प्राप्त हो सके। यहाँ आशय गहन ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत करने का नहीं है, केवल आपको मानव भूगोल के क्रमिक विकास की प्रक्रियाओं से अवगत कराने का है। यहाँ पे देखिए एक कोष्टक दिया गया है जिसको आप अपने पुस्तक में पढ़ लेंगे। अब देखते हैं मानव भूगोल की बृहत अवस्थाएं और प्रणोद। यह एक सीक्वेंस दिया गया है। समय अवधि, उपागम और बृहद लक्षण। आरंभिक उपनिवेश युग जो है उसका उपागम है अन्वेषण और विवरण। तो यहाँ पे बृहद लक्षण क्या है इसके? साम्राज्यी और व्यापारिक रुचियों ने नए क्षेत्रों व अन्वेषणों को प्रोत्साहित किया। क्षेत्रों का विज्ञान कोशी विवरण भूगोलवेत्ताओं द्वारा वर्णन का महत्वपूर्ण पक्ष बना। अब दूसरा देखते हैं उत्तर उपनिवेश युग। तो प्रादेशिक विश्लेषण उपागम है। प्रदेश के सभी पक्षों के विस्तृत वर्णन किए गए हैं। यह मत था कि सभी प्रदेश पूर्णतः अर्थात पृथ्वी के भाग हैं, अतः इन भागों को पूरी तरह पृथ्वी पूर्ण रूप से समझने में सहायता करेगी। अंतर्युद्ध अवधि के बीच 1930 का दशक, क्षेत्रीय विभेदन। इसका जो बृहद लक्षण है कि एक प्रदेश अन्य प्रदेशों से किस प्रकार और क्यों भिन्न है, यह समझने के लिए तथा किसी प्रदेश की विलक्षणता की पहचान करने पर बल दिया जाता था। 1950 के दशक के अंत से 1960 के दशक के अंत तक स्थानिक संगठन बने। कंप्यूटर और परिष्कृत सांख्यिकी विधियों के प्रयोग के लिए विशिष्ट मानचित्र और मानवीय प्रक्रियाओं के विश्लेषण से प्रायः भौतिकी के नियमों का अनुप्रयोग किया जाता था। इस प्रावस्था को विभिन्न मानवीय क्रियाओं के मानचित्र योग्य प्रतिरूपों की पहचान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अब देखते हैं 1970 का दशक। 1970 का दशक जो है यह समयावधि है। उपागम जो है मानवतावादी, अमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय, यह सब हो गया था तब तक। मात्रात्मक क्रांति से उत्पन्न असंतुष्टि और मानवीय रूप से भूगोल के अध्ययन के चलते मानव भूगोल में 1970 के दशक में 3 नई विचारधाराओं का जन्म हुआ। इन विचारधाराओं के अभ्युदय से मानव भूगोल सामाजिक राजनीतिक यथार्थ के प्रति अधिक प्रासंगिक बना। इन विचारधाराओं की थोड़ी और जानकारी के लिए नीचे दिए गए बॉक्स का अवलोकन करें। यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया जिसका हम अवलोकन करेंगे। 1990 का दशक भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद उपागम आ गया था। बृहद सामान्यीकरण तथा मानवीय दशाओं की व्याख्या करने वाले वैश्विक सिद्धांतों की प्रयोज्यता पर प्रश्न उठने लगे। अपने आप में प्रत्येक स्थानीय संदर्भ के समझने पर महत्व दिया गया है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ बातें कही गई कि मानव भूगोल सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी विषयों के साथ
घनिष्ठ अंतरापृष्ठ विकसित करती है। ज्ञान के विस्तार के साथ नए उपक्षेत्रों का विकास होता है। मानव भूगोल के साथ भी ऐसा ही हुआ है। आइए मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्रों का परीक्षण करें। 1.2 में दिया गया। आपने अनुभव किया होगा कि यह सूची विशाल और विस्तृत है। यह मानव भूगोल के विस्तृत होते परिमंडल को परिलक्षित करती है। उपक्षेत्रों के मध्य सीमाएं प्राय अतिव्यापी होती है। इस पुस्तक के अध्यायों के रूप में जो सामग्री दी गई है वह आपको मानव भूगोल के विभिन्न पक्षों का पर्याप्त एवं विस्तृत ज्ञान प्रदान करेगी। अभ्यास क्रियाएं और प्रकरण अध्ययन इसकी विषय वस्तु को और अधिक समझने के लिए आपको एक अनुभवाश्रित दृष्टांत प्रदान करेगी। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला है मानव भूगोल के जो क्षेत्र है उसमें सामाजिक भूगोल है। उप क्षेत्र कौन कौन से हैं और सामाजिक विज्ञान के सहयोगी शासकों से अंतरापृष्ठ। तो जो यहाँ पे सामाजिक भूगोल के अंतर्गत देखेंगे तो व्यवहारवादी भूगोल और सामाजिक कल्याण का भूगोल, अवकाश का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, यह इसके उप क्षेत्र है। अब यहाँ पे देखिए सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी और अंतरापृष्ठ क्या है। तो सामाजिक विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, कल्याण का अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, समाज शास्त्र, मानव विज्ञान, महिला अध्ययन, इतिहास, महामारी विज्ञान। अब इसके आगे हम देखते हैं नगरीय भूगोल। नगरीय भूगोल में हम देखेंगे नगरीय अध्ययन और नियोजन। इसके आगे देखते हैं राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल में हम निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल को देखते हैं। इसके अंतर्गत हम देखेंगे सैन्य विज्ञान को। जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत हम देखेंगे यहाँ पे देखिए जननांकिकी, नर ग्रामीण नियोजन। यहाँ पे देखिए आर्थिक भूगोल के अंतर्गत हम देखेंगे जिसमें संसाधन, कृषि, उद्योग, विपणन, पर्यटन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल। तो इस तरीके से हम आर्थिक भूगोल के अंतर्गत देखेंगे यानी इन सब टॉपिक को। और संसाधन अर्थशास्त्र, कृषि विज्ञान, औद्योगिक अर्थशास्त्र, व्यवसायिक अर्थशास्त्र, वाणिज्य, पर्यटन, यात्रा प्रबंधन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो इस तरीके से हमने देखा भूगोल के जो प्रकार थे, उनके क्षेत्र और उप क्षेत्र जो थे। इस तरीके से जो हमारी पुस्तक है यह कंप्लीट होती है। अब हम आपको मिलेंगे अगले चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में। तो अगर आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, और अगर कोई त्रुटि समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक जरूर पहुंचाएं। तो मिलते हैं अब अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच।